हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। अब एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि किसी ने शिंजो एब को, जो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले लीडर थे, उन्हें किसी ने गोली मार दी है एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और यह घटना बहुत ही चौंकाने वाली है। यह बहुत ही अनप्रेसिडेंट घटना है। यह घटना तब हुई जब शिंजो एब एक पॉलिटिकल कैंपेन की रैली कर रहे थे। जापान में एक नारा सिटी है, वहां पर तभी किसी ने पीछे से उन पर दो गोलियां दागी और वो वहीं से कोलैप्स कर गए। और बताया जाता है कि इसी के बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया। और फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस यही है कि फिलहाल उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। किशिदा, जो फिलहाल अभी जो जापान के पीएम है, उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक है, पर डॉक्टर उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक यह न्यूज आ रही है कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो इतनी अपटाइट नहीं थी। मतलब एक एक पीएम एक पॉलिटिकल रैली करता है और कोई व्यक्ति गन लेके आता है और दो गोली मार देता है, तो इससे उनकी सिक्योरिटी पे सवाल उठना लाज़मी है। पर फिलहाल पीएम किशिदा ने बोला है कि उनकी सिक्योरिटी किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस इमेज में देख सकते हैं कि गोली लगने के बाद शिंजो आबे जी तुरंत कोलैप्स कर गए थे। भारत में इनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि भारत से बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप ये शेयर करते थे। ये जापान के ऐसे पीएम थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विज़िट करी इंडिया में और इंडियन कल्चर को भी काफ़ी एप्रिशिएट करते थे। और जिस टाउन में यह घटना हुई है, वो वेस्टर्न जापान के यहाँ पर लोकेटेड है। आप मैप में देख सकते हैं, नारा सिटी। तो शिंजो एब, जो कि एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्हें वेस्टर्न जापान के नारा सिटी में गोली मारी गई। संडे को जापान में इलेक्शन होने वाले हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। भारत की तरह जापान में बाइकैमरलिज्म है। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक हाउस ऑफ काउंसिल है। और ये जो है, ये अपर हाउस है। तो इसी के लिए इलेक्शन होने वाले थे और इसी के कैंपेन में शिंजो एबे जी नारा में कैंपेनिंग कर रहे थे। और तभी बताया जाता है कि जो 41 ईयर ओल्ड मैन है, तेत्सुया यामागामी, ये जो जापान नेवी का फोर्स का मेंबर भी रह चुका है। तो इसीलिए इतना अचंभित करने वाली घटना है कि कोई जापान की नेवी का मेंबर पूर्व पीएम को गोली क्यों मारेगा। और ये लोकल है, रेसिडेंट है, मतलब वो नारा सिटी का ही रेसिडेंट है। तो अभी ये वजह साफ नहीं हो पाई है, इसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर इसने गोली मारी क्यों। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि इसके पास गन कैसे आई, क्योंकि जापान में बहुत ही स्ट्रिक्ट गन कल्चर है। मतलब आप यूं ही आप नहीं जाओगे कि हाँ मुझे गन चाहिए और दुकान वाला आपको गन दे देगा, ऐसा नहीं होता जापान में। जापान में बहुत स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल है। इसीलिए इसको, इस घटना को अनप्रेसिडेंट बताया जा रहा है। क्यों अनप्रेसिडेंट है ये? क्योंकि जापानीज कल्चर सोसाइटी जनरली बहुत पीसफुल सोसाइटी मानी जाती है। आप हार्डली यहाँ पे कोई क्राइम इतना देखोगे जितना कि अदर कंट्रीज में देखा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है गन कंट्रोल। जापान में अगर आपको गन चाहिए तो उसके लिए आपको पहले जो शूटिंग एसोसिएशन है उनकी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद पुलिस आपको फिजिकली वेरीफाई करेगी कि आपको गन क्यों चाहिए, आप कहाँ पे हो, आपका थ्रेट परसेप्शन कितना है, और साथ ही साथ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है। फिर उसके बाद आपके रिलेटिव्स तक तक से आपकी जानकारी ली जाएगी कि क्या ये व्यक्ति कैसा है, इसे गन की क्या जरूरत है। तो सोच सकते हो आप कि यहाँ पर गन लेना बहुत ही मुश्किल है। और बताया जा रहा है कि इसके पास, जिसने शूट करा, उसके पास हैंडमेड गन थी। और जापान में पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत ही रेयर माना जाता है। मतलब हमने इंडिया में देखा है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद हमने यूएसए में पॉलिटिकल असैसिनेशन होता हुआ देखा है। और उसकी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल असैसिनेशन की। जापान में हुए हैं पर बहुत ही रेयर हुए हैं। 1960s में किसी लीडर को गोली मारी गई थी, पर उसके बाद जापान की सोसाइटी बहुत ही पीसफुल रही है। और दूसरा सवाल ये आया है कि ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है पॉलिटिकल लीडर्स का, ये जापान में इतना रिगरस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जनरली जो सोसाइटी अगर आपकी पीसफुल होती है तो लीडर्स को भी उतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जब वो पॉलिटिकली कैंपेन कर रहे थे या स्पीच दे रहे थे, तो आप देखोगे बहुत ही रोड था, खुला हुआ था। कोई ऐसा बहुत भारी सिक्योरिटी का तामझाम नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसकी सोसाइटी ऐसी है उनकी। और जापान का पॉलिटिकल कैंपेन में भारत की तरह नहीं है कि आप लाखों लोग रैलियां कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। वहां पर स्ट्रीट में आप जाते हो, वहां पे लोगों से आप बात करते हो कि जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आपका पास जो होता है, प्लान होता है, आप पब्लिक को वो बता रहे होते हो, अपना विजन बता रहे होते हो। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके में अपना मैसेज कन्वे करते हैं पब्लिक को। यही वजह है कि शायद उस व्यक्ति को मौका मिल गया शिंजो आबे के बहुत करीब आने का, और उसने गोली मारी। और इसमें पूरा वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है। यूएसए की तरफ से कई ट्वीट आए हैं, इंडिया की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि यह बहुत ही डिस्ट्रेस करने वाली घटना है। और नरेंद्र मोदी जी शिंजो आबे के साथ में बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। इसलिए भारत के लोग भी इसमें बहुत पेन फील कर रहे हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात वो है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद में जो चाइना में सोशल मीडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बहुत ही अपने आप में एक शर्मनाक चीज है। कि सोचिए, किसी एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी जाती है और दूसरे देश के लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह चाइना सेलिब्रेट कर रहा है, उससे लगता है कि जो चाइनीज सोसाइटी है उनकी जो मोरालिटी है वही डिक्लाइन कर रही है। और चाइना के सेलिब्रेशन के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है।
जो शिंजो आब जो थे उनका एग्रेसिव स्टैंड था ताइवान इशू पे। जो चाइना लगातार ताइवान को धमकी दे रहा है कि हम अटैक कर देंगे, आपको चाइना के अंदर ही इंक्लूड होना है, और ताइवान रेजिस्ट कर रहा है। हाल ही में यूएसए ने भी ताइवान को सपोर्ट देते हुए कहा था कि मिलिट्रीली कोई अटैक होता है ताइवान पर तो यूएसए रिस्पॉन्ड करेगा। और शिंजो आबे जी भी ताइवान को लेकर बहुत ही क्लियर थे। क्यों क्लियर थे? क्योंकि आप ताइवान की जो लोकेशन को देखोगे तो चाइना सबसे पहले ताइवान को ही कैप्चर करेगा, और अगर ताइवान कैप्चर हो जाता है तो ये साउथ कोरिया और जापान दोनों की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर देगा, क्योंकि ताइवान बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बेस्ड है। चाइना की मिलिट्री अगर इसको कैप्चर करती है या इस पे अपना मिलिट्री बेस बनाती है तो जापान और साउथ कोरिया की सिक्योरिटी पे डायरेक्ट थ्रेट है ये। इस वजह से शिंजो आबे जी चाइना की जो ताइवान पॉलिसी है उसको लेके हमेशा से क्रिटिकल रहे हैं। पर सबसे ज्यादा चाइना को जो खटक रहा था वो था शिंजो आबे जी की डिफेंस को लेकर पॉलिसी। क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन द सेंस कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर यूएसए पे डिपेंडेंट है। यूएसए के साथ एक प्रॉपर डील है कि अगर जापान पर कोई अटैक करता है तो यूएसए उसके डिफेंस के लिए आएगा। पर जापान खुद के लिए कोई बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही एक सेल्फ डिफेंस फोर्स रख सकता है। शिंजो आबे ने जापान की जो डिफेंस फोर्स उसको चेंज करना शुरू करा, उसे मॉडर्नाइज करना शुरू करा, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी गई और आर्टिकल 9 को चेंज करने का प्रयास किया गया। आर्टिकल 9 को हम आगे भी देखेंगे। पर चाइना को और भी ज्यादा दुख तब हुआ जब 2007 में इस क्वाड का आइडिया दिया गया। क्वाड में कौन कौन मेंबर है? जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों का जो समूह है ये दरअसल चाइना के अगेंस्ट ही है। और लास्ट है जो सेंकाकू आइलैंड है, उस पे चाइना और जापान दोनों ने अपना अपना दावा ठोक रखा है, और इस चाइना सी में दोनों के बीच में टेंशन ऑलरेडी बहुत ही हाई होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिंजो एब है वो जापान में इतना इंपॉर्टेंट फिगर क्यों है। क्योंकि जापान शिंजो एब के आने से पहले बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल में था, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी। पर शिंजो एब के आने के बाद में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। उसके बाद उनकी जो एबिनोमिक्स पॉलिसी थी वो काफी फेमस थी, और इसी एबिनोमिक पॉलिसी की वजह से जापान ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का सफर तय किया। इस एबिनोमिक पॉलिसी में एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग थी, मतलब उससे क्या हुआ, चीप रेट में लोन्स लोगों को अवेलेबल हो गए, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, जॉब बढ़ी। तो इसीलिए शिंजो एब की एबिनोमिक पॉलिसी इतनी फेमस है। पर अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि इस पॉलिसी की वजह से इसके रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या रिपरकशन है? जापान में फिलहाल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। इसकी एक वजह यही एबिनोमिक पॉलिसी है। तो जो डिमांड है जो लोगों की तरफ से, वो जापान को अब इस एबिनोमिक पॉलिसी से रिवर्सल लेना चाहिए। क्या ऐसे रिवर्सल करना चाहिए? क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, तो दुनिया भर की कंट्री क्या कर रही है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। पर अभी तक जापान की इकोनॉमी में और जापान के सेंट्रल बैंक ने अभी तक कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया है। तो लोगों में एक प्रकार का गुस्सा है। उसके बाद शिंजो एबे जी थे जिन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग को इतना बढ़ा दिया, लगभग जीडीपी का 2% उन्होंने बढ़ा दिया, पहले बहुत कम हुआ करता था। आर्टिकल 9 है जो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टिपुलेट करता है कि ना तो लैंड, ना सी, ना एयरफोर्स जापान मेंटेन नहीं करेगा, एक सेल्फ डिफेंस फोर्स होगी बस। पर इसी को जापान में शिंजो एब और उनके जो एलडीपी पार्टी है वो इस आर्टिकल 9 को चेंज करना चाहती है, ताकि वो एक अच्छी लार्ज मिलिट्री मेंटेन कर सके, ताकि काउंटर कर सके चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री एग्रेशन को। पर सोशल मीडिया में जिस प्रकार का रिएक्शन इंडिया में देखने को मिल रहा है वो कहीं से भी अचंभित नहीं करता, क्योंकि क्योंकि शिंजो एब ने इंडिया के प्रति बहुत ही वार्म रिलेशनशिप दिखाया था। क्योंकि शिंजो एब ही थे जो अभी भारत और जापान के स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के चीफ आर्किटेक्ट थे, और दोनों देशों के रिलेशनशिप शिंजो एब की लीडरशिप में बहुत आगे आ गए। जब 2007 में शिंजो एब ने विजिट किया था इंडिया में, तो पार्लियामेंट स्पीच में उन्होंने कहा था इंडिया और जापान का रिलेशनशिप है वो एक टाइप से कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज है, और यहीं से दोनों देशों की रिलेशनशिप ने अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखी थी। उसके बाद में इंडिया जापान ने बहुत सारे कॉपरेशन देखे, खासकर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में। क्योंकि जब इंडिया और जापान न्यूक्लियर डील 2017 में साइन हुई थी, आप जानते हो कि जापान में न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। तब से ही सोसाइटी न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट थी। उनमें एक इनहेरेंट डर है कि ये सोसाइटी और ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए वहां की जो सोसाइटी थी और वहां की जो पार्लियामेंट थी वो इंडिया के साथ किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट थी। पर शिंजो एब ने पार्लियामेंट और लोगों को कन्विंस किया इस डील के लिए, और 2017 में हमारे साथ में जापान ने एक न्यूक्लियर डील करी, जिसके तहत जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती थी, जो कंपोनेंट होते थे न्यूक्लियर रिएक्टर के, वो जापान हमको प्रोवाइड कर सकता था। साथ ही साथ जापान का जो सबसे बड़ा रोल था वो एक देश पॉलिसी था, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था ईस्ट एशिया में, वहां पर जापान और इंडिया मिलकर चाइना काउंटर कर रहे थे। एशियन कंट्री में जापान इंडिया मिलकर दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे थे, ताकि चाइना का बीआरआई
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक अल्टरनेट दिया जा सके। और शिंजो एब ने ही भारत और जापान के बीच में फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर की 2+2 मीटिंग शुरू करवाई। हम जो दिल्ली में मेट्रो देखते हैं वो भी जापान की असिस्टेंस से बना हुआ है। अभी जो बुलेट ट्रेन आने वाली है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, वो भी जापान के असिस्टेंस से बनने वाली है। तो जापान इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह सब शुरू हुआ शिंजो एब के लीडरशिप की वजह से। और डोकलाम जब 2017 में हुआ था, उसके बाद ही क्वाड का रिवाइवल हुआ था, और वो भी शिंजो एब के कहने पर। तो ये जो पूरी घटना है, ये वाकई बहुत दुखद है, और हम सबके प्रार्थना है कि शिंजो एब जी जल्द से जल्द रिकवर कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।